5 साल का मासूम बच्चा सड़क किनारे खड़ा होकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं पर साइड में एक छोटी सी टपरी होती है जिस पर एक जवान और खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है और वह बैठकर सिगरेट पी रहा है। वैसे हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए, बोल देता हूँ कहीं बाद में कोई दिक्कत आए। तो वह बैठकर वहाँ पर सिगरेट पी रहा था और उसी समय उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। बच्चा जो फटे हालत में था, देखने से बिल्कुल भिखारी टाइप का लग रहा था और वह लोगों से मदद मांग रहा है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, लेकिन उस खाने के लिए मना कर दिया करता है और फिर भी लोगों से मदद मांगने लगता है। अब वह दूर बैठा हुआ था, उसे कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन जब वह ये देखता है कि वो खाने के लिए मना कर रहा है तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये बच्चा आखिर चाहता क्या है। ये खाने के लिए मना कर रहा है तो बच्चे को तो खाने की नींद होती है, फिर ये क्यों कह रहा है। इसके बाद वह अपनी सिगरेट ख़त्म करता है और उसके बाद धीरे धीरे उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। जैसे वो उस बच्चे के पास पहुंचता है तो यहाँ पर उस बच्चे से पूछता है कि क्या हुआ बेटा, क्या मदद चाहिए तुम्हें। तो उसके बाद वह कहता है कि मेरी ना मम्मी बोल नहीं रही है और वह चुपचाप पड़ी हुई है, आप चल के मेरी मदद करो और मेरी मम्मी को डॉक्टर साहब के पास ले चलो। अब इस बात को सुनकर जो लड़का होता है, जिसका नाम होता है रवि, वह हैरान होता है और उसके बाद उस बच्चे को अपनी बाइक पर बिठाकर वहाँ पर ले तो जाता है। लेकिन इसके बाद उस लड़के की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चेंजिंग होती है जिसके बारे में उस लड़के ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यानी कि जो रवि है वो पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है झारखंड के रांची से। झारखंड के रांची में एक लड़का रहा करता, जिस लड़के का नाम रवि होता है और रवि के घर में केवल उसकी माँ है। वो लोग एक झोपड़पट्टी में तो रहा करते हैं, लेकिन रवि के जो ख्वाब हैं वो काफ़ी ज़्यादा नवाबी हैं। यानी कि वो ऊंचे ख्वाब देखा करता है और मन ही मन सोचा करता है कि मेरी ज़िंदगी तो इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। माँ के जो कुछ भी पेंशन के पैसे आया करते हैं, क्योंकि उसके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो जो कुछ भी पेंशन के पैसे आया करते हैं उन पैसों को वो आवारागर्दी में, अपने दोस्तों के साथ घूमने में या बाइक वगैरह के तेल में फूंक दिया करता है और बहुत थोड़े पैसे घर में बचा करते हैं। माँ उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कहा करती है कि बेटा कोई काम धंधा पकड़ ले वरना कोई तुझे अपनी लड़की भी नहीं देगा। लेकिन बेटा मानता नहीं है और वह तो लाड चाव से पाल पोस कर बड़ा किया गया था, तो इसीलिए वह इधर उधर मस्ती में घूमा करता है। बाइक ले रखी थी, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और इधर से उधर गेड़े मारने के लिए चला गया। लेकिन तभी एक दिन की बात होती है, यहाँ पर उसके लिए एक रिश्ता आता है। लेकिन जैसे रिश्ते वाले हामी भर कर जाते हैं कि ठीक है भाई लड़का हमें पसंद है क्योंकि हैंडसम है, लेकिन बाहर निकलते ही जो पड़ोस के कुछ व्यक्ति होते हैं वो उनकी चुगली लगा देते हैं और कहते हैं कि लड़का एक नंबर का आवारा है, बिल्कुल भी अपनी माँ की बात नहीं माना करता है और सारे पैसों को ऐसे बर्बाद किया करता है। सपने उसके ऊंचे ऊंचे हैं कि मैं तो किसी दिन कंपनी खोलूंगा, उसके अंदर बैठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। अब इस बात को सुनकर भला कौन ही लड़की वाला अपनी लड़की को ऐसे लड़के को देगा, तो वो लोग भी वहाँ पर वापस नहीं आते हैं। अब इसके बाद जब माँ पूछती है कि भाई क्यों नहीं आए तुम लोग, तो उसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुमने हमें धोखे में रखा, ये नहीं बताया कि लड़का आवारा है, कुछ काम धंधा नहीं किया करता है, बस तुम तो ये कह रही थी कि पढ़ा करता है, वो तो कहीं भी नहीं पढ़ा करता। अब इस बात को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोती तो है, लेकिन बेटे को माँ की आंख के आंसू ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो रवि है वह अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जी रहा था और लगभग उसकी शादी होने के समय को, यानी कि जैसे 20-22 साल में शादी हो जानी थी, लेकिन वह फिलहाल 25-26 साल का हो गया था और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन उसे इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता है। वह सोचता है कि जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ उस तरह की ज़िंदगी मेरे बच्चे नहीं जीनी चाहिए, तो अच्छा ही है मेरी शादी ना होए। इस बात को सोचकर वह अब अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जीता रहता है और जो माँ है वो उसे बार बार समझाती है, लेकिन जब बेटा नहीं मानता है तो वह भी थक हार कर चुपचाप बैठ जाती है। अब एक दिन जो रवि होता है वह एक टपरी पर खड़ा हुआ था और वहाँ पर सिगरेट वगैरह लेकर उसे पी रहा था। अब जैसे ही वो सिगरेट पी रहा था, क्योंकि आवारा था, उसके कुछ दोस्त भी वहाँ पर थे, तो तभी अचानक से इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए उसकी नज़र फुटपाथ के दूसरी तरफ खड़े हुए एक 5 साल के मासूम बच्चे पर पड़ती है, जिसकी आंखों में आंसू थे और वह लोगों के सामने मदद के लिए कह रहा था। अब जैसे ही ये बात रवि देखता है तो उसके बाद सोचने लगता है कि देखो कितना छोटा सा बच्चा है, इसके माता पिता से पाल भी नहीं सकते क्या, ये भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तभी एक व्यक्ति आता है जिसके पास एक बिस्कुट था और बिस्कुट को जब उसकी तरफ बढ़ाने लगता है तो यहाँ पर वह उस बिस्कुट को लेने से मना कर देता है और उसके बाद उससे मदद की गुहार लगाता हुआ प्रतीत हो रहा था। अब जैसे वो देखता है कि भाई इसने बिस्कुट लेने से मना कर दिया है और बच्चे की ज़रूरत तो केवल खाना ही हुआ करती है, लेकिन फिर भी उसे लेकर ना लेकर ये इससे क्या बात कर रहा है, तो इसी वजह से
यहाँ पर जो रवि होता है उसे उसमें इंटरेस्ट होने लगता है और थोड़ी देर तक वह उसे बैठकर देखता है। बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बार बार लोगों से मदद मांग रहा था और जब भी कोई खाने पीने का सामान उसे देने के लिए कहा करता तो वह मना कर दिया करता, यहाँ तक कि पैसे लेने से भी मना कर देता है। तो इसके बाद रवि को पता चल जाता कि कुछ ना कुछ और बात है और उसके बाद वह रोड क्रॉस करके अपनी बाइक ले जाता है और वहां पर जाकर उस बच्चे से पूछने लगता है कि बेटा ये बताओ ना, तो तुम पैसे ले रहे हो ना खाना ले रहे हो, आखिर बात क्या है। अब इस बात को सुनकर जो बच्चा होता है वो अब तक उसकी जो गला था वो सूख चुका था मदद मांग मांग के, लेकिन अभी तक उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया था। तो इसी वजह से वह रवि के सामने भी मदद की फरियाद रख देता है। कहता है कि अंकल मेरी जो मम्मी है ना वो बोल नहीं रही है, बिस्तर में चुपचाप पड़ी है, आप चलिए ना, उन्हें डॉक्टर साहब के पास ले चलिए, इसीलिए मैं किसी से खाने पीने की मदद नहीं मांग रहा, आप उनका इलाज करवा दीजिए। ऐसा सोच सुनकर यहाँ पर जो रवि होता है वह हैरान होता है और सोचने लगता है कि बड़ा शहर है, कहीं ऐसा ना हो किसी से कैम में मुझे कोई फंसाने की चाल हो। लेकिन बच्चे की आंखों में आंसू देखकर उसे लगता है कि ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है और अगर कोई स्कैम भी होगा तो कोई बात नहीं, उसे तो ऐसी चीज़ों की आदत है, वह निकल आएगा वहाँ से, क्योंकि वो चंट चालाक है और इधर उधर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी में घूमा करता है। तो इसीलिए जो रवि होता है वह अपनी बाइक पर उसे बैठाता है और कहता है कि बताओ बेटा कहाँ है। तो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता वो तय करता है और तय करते हुए एक गरीब झोपड़पट्टी में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जो रवि होता है वह उस बच्चे को साथ लेकर सीधा उसके घर तक पहुंच जाता है और जैसे वो उस घर के सामने पहुंचता है तो वो घर के नाम पर एक झोपड़ा था, जिस झोपड़े की तरफ वो बच्चा इशारा कर रहा था। तो उसके बाद रवि उतरता है, उसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ से जैसे वो झोपड़े में घुसता है तो उसके बाद जो रवि होता है वह देखता है कि एक जवान और खूबसूरत महिला जिसका चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा रूहानी है, वैसे देखने में वो अमीर घर की लग रही है, लेकिन यहाँ पर बीमार पड़ी हुई है और उसकी आंखें बंद हैं। वह एकदम से जाकर उसको छूकर देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार था और बुखार के मारे वो तप रही थी। इसके बाद जो लड़का होता है वो एक भी पल गवाता नहीं है, उस महिला को फ़ौरन से अपने पीछे बिठाता है और बिठाने के बाद उस बच्चे से कहता है कि तुम भी पीछे बैठ जाओ और उस महिला को कपड़े से बाइक पर ही बांध लेता है। बाइक पर बांधने के बाद जो लड़का होता है रवि वह उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ पर जाते उसे पैसे मांगते हैं और पैसे जमा करने के लिए जब वह निकालता तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते और जो कुछ भी पैसे होते उन पैसों को दे देता है और ऊपर से अपनी चांदी की चेन जो उसने अपने गले में पहन रखी थी और काफ़ी ज़्यादा हैवी थी उसे निकाल कर रिसेप्शन पर रख देता है। कहता है कि ये लो, ये मेरी चांदी की चेन है और जितने पैसे आप मांग रहे थे उनसे ज़्यादा की ये चेन है और आप चिंता मत करो, इस चेन को मैं जब ही ले जाऊँगा जब मैं आपके पैसे जमा कर दूंगा। रिसेप्शन वाले मान जाते हैं और वह बता भी देता है कि मैं किसी और की मदद कर रहा हूं। तो यहां पर उस महिला का इलाज होता है। लगभग 2 घंटे के अंदर इस महिला को होश आ जाता है और जैसे इस महिला को होश आता है तो यहां पर वह पूछती है कि मुझे यहां पर कौन लेकर आया। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि एक लड़का है जो अपनी बाइक से तुम्हें यहां पर लेकर आया है। उसके बाद वह उसे बुलाने के लिए कहती है तो रवि यहां पर आता है। जैसे रवि यहां पर आता है तो उसके बाद जो ये महिला होती है ये कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो मेरी मदद कर दी, मेरा बेटा कहाँ है। तो उसके बाद वो कहता है कि वो बाहर ही है, मैं अभी उसे खाना खिलाकर लेकर आया हूं। इस बात को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे रवि उसकी आंखों में आंसू देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए। तो यहां पर जो लड़की होती है जिसका वो बेटा था 5 साल का, वह कहने लगती है कि क्या करूं, जिंदगी को क्या ही मंजूर था जिस वजह से हमारी हालत ऐसी हो गई, वरना हमारे घर में एक एक टाइम में 4-4 सब्जियां बना करती थी और हम लोग जीवन को इतने आलीशान तरीके से जिया करते थे। और आज मेरा बेटा पिछले कई दिनों से ऐसे थोड़ा थोड़ा खा रहा था और आज तो मैं उसे खाना ही देना भूल गई, बेचारा कितना भूखा होगा। इसके बाद जो लड़का होता है वो हैरान होता है और पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, किस वजह से आपके पास अगर इतने पैसे थे तो आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर जो अर्चना होती है वो कहती है कि लंबी कहानी है, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा और जब मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद आपको बता दूंगी। उसके बाद जो रवि होता है वह उसके बच्चे का ख्याल रखता है और उसका भी ख्याल रखता है जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और लगभग 2 दिन रख के उसे हॉस्पिटल में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसकी दवाइयाँ वगैरह दे दी जाती हैं और ये सारा पैसा उस चेन सोने जो चांदी की चेन थी उसमें रिकवर हो रहा था तो उसने उसे बेच कर वो पैसे उन्हें ला दिए थे। अब जो पैसे आए थे उनके पास, उन पैसों से उनका इलाज कर देते हैं, यानी कि अर्चना का इलाज हो गया था। और उसके बाद जो अर्चना होती है जब उसे डिस्चार्ज करते हैं तो यहाँ पर जो रवि होता
है वह उन दोनों माँ बेटों को अपनी बाइक पर बिठाकर वहां से सीधा उसके घर भी पहुंचा देता है। और इस बात के बारे में रवि की माँ को कानो कान खबर नहीं होती है, क्योंकि रवि की माँ को तो पता है कि उसका बेटा आवारा है और इधर उधर घूम रहा होगा। इसी वजह से वह ज्यादा गौर इस बात पर नहीं करती है। लेकिन रवि जब उसे लेकर उसके घर में जाता है तो उसके दिमाग में वो बात चल रही थी कि इसे पूछना है कि इनकी इतनी अच्छी हालत थी तो ऐसी हालत कैसे हो गई। तो इसी वजह से वह उनसे पूछने लगता है कि देखिए, आपने जब कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, तो अब मुझे बताइए कि आपकी जब इतनी अच्छी हालत थी तो इतनी बुरी हालत में कैसे तब्दील हो गई। तो यहाँ पर वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है, कहती है कि ठीक है बैठिए, मैं आपको सुना देती हूँ। दोनों वहीं पर बैठते हैं। बैठने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं था, एक टूटी फूटी चारपाई थी, उस पर रवि बैठ जाता है और एक छोटा सा स्टूल था, उस स्टूल पर जो अर्चना होती है वो बैठ जाती है। कहने लगती है कि हम लोग ऐसे नहीं थे पहले से ही, पिछले 2 साल से ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है। जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ और मेरे जो पति थे वो एक कंपनी को चलाया करते थे और अच्छी तरह से अपने जीवन को जिया करते थे। हम लोगों ने भागकर शादी की थी और मेरे पति ने अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर ये सारा कुछ इंतजाम किया था, घर भी, फैक्ट्री भी, सारा कुछ। लेकिन उनका एक पार्टनर था जिसका नाम विक्रम होता है, और जो विक्रम होता है उसकी नीयत में खोट था और इस खोट के बारे में हमें पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और जैसे मेरा बेटा 3 साल का होता है और हम लोगों की खुशियों को न जाने किसी की नज़र लग जाती है, उसी दौरान मेरे पति एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे वो हादसे में इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो पति की जो आंच थी वो ठंडी भी नहीं हुई थी। उससे पहले जो विक्रम होता है वह एकदम से आधमकता है और कहता है कि ये घर मेरे नाम कर दो। अब इस बात को सुनकर मैं कहने लगती हूँ कि क्यों भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वो कहता है कि ये जो सारी कंपनी थी वो तो मेरे नाम अपने आप ही आ गई है, क्योंकि तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और अगर तुमने उस कंपनी के उस हिस्से को जो तुम्हारे नाम आएगा उसे मेरे नाम नहीं किया तो उसके बाद देख लेना, मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगा और इस घर को भी तुम्हें मेरे नाम ही करना होगा। इस बात को सुनकर वह मना करने लगती है, कहती है कि अब हमारा सहारा कौन रहेगा और कौन हमें खाने पीने के लिए देगा। तो वो एक बार तो कहता है कि मैं खाने के लिए दे दूंगा और तुम्हें मैं अपने पास रखूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि इसकी नीयत में तो पहले से खोट था तो वो उसके साथ रहने से मना कर देती है और कहती है कि देखो, कंपनी में भी आधा हिस्सा हमारा है और ये घर तो परमानेंट हमारा है ही। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विक्रम होता है वो एकदम से उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम्हें ना इस दुनिया से हटाने होगा। इस बात को कहकर वह फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है। लेकिन आधे घंटे बाद एकदम से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और कहता है कि दरवाजा खोलो। अब वो लोग कई लोग थे, जब वह झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि विक्रम तो कई गुंडों को अपने साथ लेकर आया है। और इसी वजह से जो अर्चना होती है वह अपने 3 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और उस घर को छोड़कर पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप निकल जाती है। विक्रम को नहीं पता था कि पीछे का कोई दरवाजा है और उसके बाद जब वह दरवाजा तोड़कर घर के अंदर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद से जो अर्चना है वो छुप छुप कर झारखंड के रांची में इधर उधर रह रही है ताकि वह अपने केस को काम कर सके। लेकिन यहाँ पर न जाने कैसे उसे पहले ही पता चल जाता है और उसके बाद वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो केस वगैरह करने के लिए जाया करती है। वह जैसे तैसे छुप छुपा कर वापस आ जाया करती है और दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण यहीं पर कर रही है। अब वह घर से भाग कर आई थी तो अपने मायके वालों के पास भी नहीं जा सकती और उसके पास जब उसे कोई सहारा नहीं दिखता है तो उसके बाद वह यहीं पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने का फैसला करती है और इसी झोपड़पट्टी के अंदर अपने बच्चे को पालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद वो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है कि इस बीमारी के चलते वह एक दिन बुखार से बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसका बच्चा उसे लेकर आया था और यहाँ से वह उसके साथ रह रहा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रवि होता है वह जो कि आवारा किस्म का लड़का है तो वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और मैं देखता हूँ कि भला तुम्हारे घर में रहने से तुम्हें कौन रोक सकता है। क्योंकि इस बात को सुनकर उसके अंदर का ज़मीर जाग आया था और वह सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन जो अर्चना है वो मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, वो बहुत ताकतवर है और उसके पास ज़्यादा रुपये पैसा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी चुप रह जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो अर्चना होती है वो कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कैसे भी काम करके आपके जितने भी पैसे लगे हैं उन सभी पैसों को चुका दूंगी। लेकिन तभी जो लड़का होता है रवि वह मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, पैसों को चुकाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आपकी मदद की है और इनको लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसके साथ घुल मिल गया हूँ, अगर आप अनुमति दो तो क्या मैं इसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ। अब ऐसा कहकर वह उसे अनुमति ले लेता है और अर्चना भी मना नहीं कर पाती है। इसके बाद जो लड़का होता है वह अपने घर तो चला जाता है लेकिन बार बार अर्चना का वो चेहरा उसकी आंखों के सामने
सामने घूम रहा है कि बेचारी कितनी अभागी है, क्योंकि जब इसने हॉस्पिटल इसे भर्ती कराया था तो इसने सोचा था कि इस पर चांस मारता हूं, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब इसकी बात सुनी तो ये इसे दिल से उसे प्यार हो गया है। अब इसी वजह से ये बार बार इसके घर आया करता, कुछ सामान भी लेकर आया करता खाने पीने का और इसे लाकर दिया करता। लेकिन जब ये उसे खाना पीना लाकर दिया करता है और इसके बच्चे के साथ बैठा उठा करता है तो यहाँ पर जो अर्चना होती है वह भी इसे देखकर कुछ ना कुछ मन ही मन समझ रही थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से यहाँ पर जो अर्चना होती है वो कहने लगती है कि सच में ही तुम मेरे घर को वापस दिला सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो रवि होता है वो कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच में ही तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी को तुम्हें दिला सकता हूं, क्योंकि मेरे यार दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी यहाँ पर बुला देता हूँ। इस बात को सुनकर जो अर्चना होती है वो कहती है कि बुलाना एक बार, कितने यार दोस्त थे तुम्हारे? तो उसके बाद जो रवि होता है वह फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद सभी यार दोस्तों को बाइक ले लेकर यहाँ पर बुला लेता है और जब वो लोग इकट्ठा होते हैं तो कम से कम 50 से ज़्यादा लड़के इकट्ठा हो जाते हैं। इस बात को देखकर यहां पर अर्चना को विश्वास हो जाता है कि सच में ये मुझे मेरे घर पर भी कब्जा दिला सकता है और मेरी कंपनी पर भी। उसके बाद वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो अभी के अभी मुझे मेरे घर और कंपनी पर कब्जा दिला दो, जो मेरा हिस्सा है, और तुम वहीं पर मेरे साथ रहना। तो ये बात तो उसके लिए सोने पर सुहागा होती है, वह उसके पास ही रहना चाहता है। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अपने सभी यार दोस्तों को वह यहीं से अपने साथ लेकर सीधा पहले तो उसके घर पर जाते हैं। तो वहाँ पर वही जो विक्रम था वह अपनी फैमिली के साथ था, लेकिन तभी वह जो लड़का रवि होता है वह उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालता है और कहता है कि जब इस ये जो घर है ये इसके नाम है तो तुम भला इसके अंदर कैसे रह सकते हो? यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर वह भी डर जाता है, क्योंकि वह भी इसी किस्म का व्यक्ति था। तो उसे लगता है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसकी पिटाई तो अलग से होगी और ऊपर से शायद हो सकता है ये लोग उसे बुरी तरह से जलील भी कर दे बाहर निकालकर। तो इसीलिए वो चुपचाप घर खाली कर देता है और उसके बाद जो लड़की होती है अर्चना वह वहाँ पर रहने लगती है और साथ में अपने बच्चे को रखने लगती है। उसके बाद अगले दिन वह फैक्ट्री पर जाता है और फैक्ट्री के हिसाब किताब देखकर जितने भी पैसे बनते हैं उन पैसों की मांग करने लगता है। अब यहाँ पर जो विक्रम है वो मना करना चाहता है, लेकिन तभी जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें लेकर और अर्चना को लेकर वह वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि देख, अगर तूने सारा हिसाब किताब अच्छी तरह से नहीं दिया तो उसके बाद मैं पुलिस को बुलाऊंगा और 420 के केस में तू अंदर चला जाएगा। अब जब पुलिस का नाम सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर पुलिस आ गई तो सच में 420 के मामले में अंदर जा सकता है, क्योंकि पूरी फाइलें उसके कब्जे में है। तो उसके बाद वह भी टूटता कहता है कि देखिए, मैं कमा कर दे दूंगा, अब फिर अगर उससे भी आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप ऐसा कीजिए, इस कंपनी को अपने नाम लिखवा लीजिए, अगले 2 साल तक मेरा इसमें कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। तो ऐसा ही होता है, जो रवि है वो 2 साल तक के लिए उस कंपनी की इनकम को अपने अंडर में रख लेता है और यहां पर अर्चना के प्यार की वजह से अब उस कंपनी को वह खुद से चलाने लगता है। जब कुछ दिनों में सब कुछ स्टेबल हो जाता है तो रवि जाना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसका फर्ज बनता है, तो वो कहने लगता है कि अब क्या, अब मैं जा सकता हूं। लेकिन तभी जो अर्चना होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है, कहती है कि कहां जाना है, तुम यहीं पर मेरे साथ रहो और तुम्हारी मां को भी यहीं पर ले आओ, क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे हौसला मिलता है और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी कोई है। अगर तुम चाहो तो यहीं पर अपने परिवार के साथ रह सकते हो। लेकिन तभी जो रवि होता है वो कहता है, देखो, अड़ोस पड़ोस में बातें बनने लगी हैं कि ना जाने किसको लेकर आई है, ये तो इसका आशिक है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम बदनाम हो। तुमने जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले हैं और ऐसा दुख मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। इस बात को सुनकर जो अर्चना होती है वो कहती है कि देखो, लोगों का तो काम है कहना और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस यहीं पर रह लो। उसके बाद वो फिर से मना करता है, वो फिर से जिद करती है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि साथ रहना है तो एक काम करना पड़ेगा। अर्चना कहती है कि क्या? तो वो कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बाद कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। मेरी भी शादी नहीं हुई है, तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और वैसे भी इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा अटैच में हो चुका हूँ। इस बात को सुनकर मानो अर्चना इस बात का ही वेट कर रही हो और वो झट से हमें भर लेती है। रवि इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि जब तुम इतनी एग्री थी शादी के लिए तो तुमने पहले कभी क्यों नहीं बोला और ना ही इस बात के बारे में जताया। तो वो कहने लगती है कि भला कैसे कहती, क्योंकि मैं विधवा थी और तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, तो तुम कवारे थे, तो विधवा एक कवारे से खुद से शादी के लिए कैसे कह सकती है। जब तुमने कहा तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी। उसके बाद जो अर्चना होती है वह रवि से शादी करने के लिए जब तैयार हो जाती है तो रवि अपनी माँ को बताता है और माँ जब इस पूरे घटनाक्रम को आज पहली बार सुनती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि सच में तो कंपनी संभाला करता है। तो वो कहता है कि माँ, अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलो। चलना तो आपको है ही, क्योंकि हम लोग वहां पर रहेंगे बड़े घर के अंदर, और उसके बाद आप अपनी आंखों से देख लेना। माँ उसके साथ आती है और वहां पर आकर जब देखती है ना कि उसका बेटा अब कंपनी को संभाला करता है, बच्चे के लिए भी खाने पीने के लिए आया करता है,
और उस महिला की भी देखभाल किया करता है तो उसके बाद वो हैरान तो होती है, लेकिन उसके बाद शादी के लिए हामी भर देती है क्योंकि इसी लड़की ने उसके बेटे को सुधारा है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। और तभी यहाँ पर जो ये लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है, इसे कहीं से हमारी एक वीडियो मिल जाती है और जैसे वीडियो मिलती है तो मैसेंजर पर मैसेज करके ये अपनी पूरी कहानी लिखकर हमें भेजते हैं। और जब इस कहानी को मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे भी लगा कि सच में ही मदद इंसान की जिंदगी बदलती तो बदलती है, लेकिन इतना चेंज कर देती है इसके बारे में पहली बार महसूस हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।